दिसंबर 2019 में चाइनीज अथॉरिटीज ने पूरी दुनिया को ये नोटिफाई किया दैट अ वायरस वाज स्प्रेडिंग थ्रू देयर कम्युनिटीज। फिर जनवरी में ही ये बाकी के कंट्रीज में भी फैल गया और तब से हर दिन केसेस कहीं पे डबल होते रहे और कहीं पे ट्रिपल होते रहे। इस वायरस को हम सार्स कोरोना वायरस 2 के नाम से जानते हैं और इस वायरस से होने वाली बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया। इसी को हम सब कोरोना वायरस कहते हैं। सो कोरोना वायरस है क्या, क्या होता है जब ये हमारी बॉडी में चला जाता है और अब ये सब कब तक चलता रहेगा। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में, ट्रांसमिशन कैसे होता है और प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि वाई इज़ इट कंसिडर्ड डेंजरस, जिसमें हम इसकी कंटेजियसनेस के बारे में बात करेंगे। इसमें ट्रांसमिशन जो होता है वो एसिम्टोमेटिक और प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन होता है और इसके फ्यूचर के बारे में हम देखेंगे कि जब ये पैंडेमिक से हम बाहर आ जाएंगे तो हमें किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। वायरसेस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बैक्टीरिया से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। बैक्टीरियाज जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो उनको किसी होस्ट सेल की ज़रूरत नहीं होती मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, लेकिन जब वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तो वायरस किसी होस्ट सेल को ढूंढेगा और उस सेल में अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भेजेगा। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए, और उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बिना पे आपकी सेल ही वायरस बनाना शुरू करेगी और धीरे धीरे एक वायरस से 10 लाख वायरसेस बनेंगे। वो 10 लाख वायरसेस 10 लाख सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, वहां से ये कैस्केडिंग इफेक्ट शुरू होता है। तो कोरोना वायरस कौन सा वायरस है, हम इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जिसमें हम कोरोना वायरस के रिलेटेड डेफिनेशन, हिस्ट्री और ट्रांसमिशन की बात करेंगे। तो कोरोना वायरस की डेफिनेशन जो है, ये जो पहले जो वर्ड निकला है, ये एक लेटिन वर्ड कोरोना से निकला है। अब लेटिन में हम कोरोना का जो मतलब है उसको हम क्राउन के साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्राउन इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि कोरोना वायरस की सरफेस पे कुछ स्पाइक्स होते हैं, वो क्राउन शेप्ड होते हैं, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। अब कोरोना वायरस के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आरएनए होता है और ये आरएनए वायरस कहलाता है। और आपको मालूम है आरएनए वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी इसमें एक स्ट्रैंड होता है, ये डीएनए की तरह डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता। और इस एक स्ट्रैंड में 24 से 30 किलो बेसेस होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए मटेरियल में या आरएनए मटेरियल में बेसेस की सीक्वेंस होती है और इंसान में जो बेस सीक्वेंस होती है वो लगभग 300 करोड़ होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो आरएनए वायरस है इसकी सीक्वेंस सिर्फ 24 से 30,000 बेसेस होती है और ये माना जाता है कि ये आरएनए वायरसेस में सबसे लंबे वायरसेस हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये वायरसेस हिस्ट्री में देखा गया था कि ज़्यादातर डिजीजेस कॉज करते थे मैमल्स और बर्ड्स में। तो ये इसका जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। अब कोरोना वायरस जो है इसका एक जूनोटिक ओरिजिन है। जूनोटिक हम उन डिजीजेस को कहते हैं जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है। तो कोरोना वायरस शुरू एनिमल्स में हुआ था। हमने इसको पहली बार डिस्कवर 1930s में किया था, जहाँ पर हमने इसको चिकन्स और पिग्स में देखा था। वहाँ पर ये उनमें जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। लेकिन फिर हमने 1960s में पहली मर्तबा ह्यूमन कोरोना वायरसेस डिस्कवर किए और जिसका ओरिजिन हमने ट्रेस किया बैट्स पे। जो बैट्स थे वहीं से जो है ट्रांसफर हुए थे वायरसेस ह्यूमंस में। अब अभी तक टू दिस डेट 7 ह्यूमन कोरोना वायरसेस अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, 7, जिसमें से 4 ह्यूमन कोरोना वायरसेस ऐसे हैं जो माइल्ड वायरसेस है, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां नहीं फैलाते, लेकिन 3 कोरोना वायरसेस ऐसे हैं जो थोड़ा सिवियर सिम्टम्स दिखाते हैं। जो पहले 4 है उनके नाम है HCOV ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1, ह्यूमन कोरोना वायरस 229E एंड ह्यूमन कोरोना वायरस NL63। ये ऐसे वायरसेस हैं जो माइल्ड सिम्टम्स दिखाते हैं। लेकिन 3 सिवियर कोरोना वायरसेस हैं। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो मिडल ईस्ट में हुआ था, इस जो केमल्स से जो है ट्रांसफर हुआ था ह्यूमंस में। फिर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ये चाइना से ही शुरू हुआ था। और फिर
सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये हमारा वाला वायरस है जो अभी चल रहा है, ये भी चाइना से शुरू हुआ है। ये 3 वायरसेस ऐसे हैं जो ज़्यादा पोटेंशियली सीवियर वायरसेस माने जाते हैं। अब इन वायरसेस का ट्रांसमिशन कैसे होता है? अब ट्रांसमिशन 2 तरीकों से हो सकता है, आपकी सरफेसेस से या इनहेलेशन से। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कार्डबोर्ड को टच किया अपने हाथ से, बेयर हैंड से, और उस कार्डबोर्ड पे हमें पता है ये वायरस 1 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। टच करने के बाद आपने वो हाथ अपने नाक पे लगाया, अपनी आँखों को रब किया या अपने मुँह में डाल दिया, तो उसकी वजह से वायरस आपके अंदर जाएगा और वहाँ से वो अपना प्रोसेस शुरू करेगा, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अगर आपने किसी स्टील या प्लास्टिक सरफेस को टच किया है, वहाँ पर हमें पता है ये 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है और हवा में भी ये 1 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। तो सरफेसेस को टच करने के बाद आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने हाथ धोने हैं, वरना ये वायरस आपकी अंदर चला जाएगा। दूसरा, इनहेलेशन से ये आपके अंदर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास किसी ने स्नीज कर लिया या किसी ने खांस दिया, तो उसकी खांसने की वजह से ये वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे। वो ड्रॉपलेट्स आपके अंदर नाक के ज़रिए या आपके मुंह के ज़रिए अंदर चले जाएंगे और वहाँ से वायरस आपकी बॉडी में चला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लोगों के बात करने से भी जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं, उसमें भी ये वायरस हो सकता है। अब वायरस आपकी बॉडी में चला गया, अब हम प्रोसेस देखते हैं कि इन्फेक्शन कॉज कैसे होता है। जब वायरस आपकी बॉडी में चला जाता है तो उसकी डेस्टिनेशन क्या है? वो आपके इंटेस्टाइन को, आपके स्प्लीन को, आपके लंग्स पे वो सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट कॉज कर सकता है। हमारे ऑर्गन्स के ऊपर एक एपिथेलियल लेयर होती है, एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर होती है, जिनको हम बॉर्डर सेल्स ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। ये सेल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं वायरसेस और बैक्टीरिया से। इन सेल्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं ACE2 रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के साथ वायरस अपने स्पाइक्स जोड़ देता है और इसी रिसेप्टर के जरिए हमारी सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है। जेनेटिक मटेरियल अंदर जाने के बाद हमारी सेल इसकी तेजी से कॉपीज बनाने लगती है और कॉपीज इतनी ज़्यादा बन जाती है कि हमारी सेल को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना पड़ता है। जब हमारी सेल सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती है तो ये वायरसेस उस सेल से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलने के बाद ये मिलियंस ऑफ सेल्स को डैमेज करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं और इनकी बिलियंस ऑफ कॉपीज बनते हैं। जब ऐसा होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो 3 सिनेरियो सामने आ सकते हैं। पहला सिनेरियो है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके इन्फेक्टेड सेल्स को और इन वायरसेस को एलिमिनेट करेगा और मेमोरी सेल में इसको याद रखेगा और आपकी बॉडी में कोई सिम्टम जनरेट नहीं होगा। आपको इन्फेक्शन हो गया होगा लेकिन कोई सिम्टम नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा सिनेरियो है, आपको माइल्ड सिम्टम्स जनरेट हो सकते हैं कि आपको ड्राई कफ हो गया या फिर आपको थोड़ा सा फीवर चढ़ गया। ये माइल्ड सिम्टम्स है लेकिन आप जो है ठीक हो जाते हैं। लेकिन 15 से 20% केसेस में ऐसा होता है कि आपको सिवियर टू क्रिटिकल सिम्टम्स देखने पड़ते हैं और इस सिनेरियो में आपके अंदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके सांस लेने में दिक्कत क्रिएट हो सकती है और आपको निमोनिया हो सकता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है और 2 से 5% केसेस में ऐसा होता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। अब ये है 3 सिनेरियोस जब आपको इन्फेक्शन होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कोरोना वायरस इतना डेंजरस वायरस क्यों माना जाता है? अगर इससे पहले भी ये हुआ है तो इस वक्त क्या डिफरेंस है जो पहले नहीं थी? अब आपको मालूम होना चाहिए कि 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है जो आपको पता होने चाहिए। केस 1 ये है कि हमने इस कोरोना वायरस में जो अभी करंटली हो रहा है एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन देखा, यानी उन लोगों ने जिनमें सिम्टम्स ही नहीं थे, जिनके अंदर वायरस चला गया था लेकिन उन्होंने कोई सिम्टम नहीं दिखाया, उन लोगों ने इस वायरस को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिट किया है। जब उनको पता ही नहीं है कि हमारे अंदर वायरस है तो वो लोग इसको फैलाते गए और उनको पता भी नहीं चला। दूसरा केस ये है कि इसमें प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन भी हुआ है। प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन यानी वो इंसान जिसमें अभी सिम्टम्स नहीं आए थे उसने भी ट्रांसमिट किया है वायरस, क्योंकि इसमें सिम्टम्स जो आते हैं कुछ टाइम के बाद आते हैं। सार्स कोरोना वायरस 1 में क्या होता था, सिम्टम्स जल्दी आ जाते थे और इसमें क्या हो रहा है, सिम्टम्स आने में टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन भी हो रहा है, यानी वो लोग जिनमें सिम्टम्स अभी आने हैं वो लोग भी इसको तेज़ी से ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस वायरस बन जाता है और जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा केसेस फैल रहे हैं और डेथ्स रजिस्टर हो रही है। अब फ्यूचर क्या है कोरोना वायरस का? अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम नॉर्मल लाइफ पे अभी वापस नहीं जा सकते। सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन चलता रहेगा और गवर्नमेंट उन एरियाज पे ज़्यादा फोकस करेगी जहाँ पर ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, जैसे रेड जोन्स अभी अलग से कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। और
अभी तक वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुआ है और वैक्सीन को डेवलप होने में हम तक पहुंचने में 12 से 18 महीने लगेंगे। और इस पीरियड में जो ये 12 से 18 महीने का पीरियड है, होगा क्या? ये इनएविटेबल है कि ज़्यादा डेथ्स होनी ही होनी है, ज़्यादा इन्फेक्शंस रजिस्टर होंगे। और एक चीज़ और इसमें ऐड होगी कि इन 12 से 18 महीनों में, क्योंकि इकोनॉमीज ऑलरेडी स्लो डाउन पे है और बहुत सारी इकोनॉमीज ने ऑलरेडी नेगेटिव ग्रोथ दिखाना शुरू कर लिया है, इंडिया भी उनमें से एक है। और हम अब कहाँ जाने वाले हैं? हम डिप्रेशन में जाने वाले हैं। ग्लोबल इकोनॉमी जो 1929 का डिप्रेशन था, उस लेवल के डिप्रेशन में चली जा रही है, जिसकी वजह से ट्रमेंडस इफेक्ट पड़ेगा हर एक इंसान की लाइफ पे। अब अगर हमें दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होती तो हम इससे बेटर लड़ सकते। वो है वायरस की सीजनैलिटी और वायरस की इम्यूनिटी। वायरस की सीजनैलिटी होता है कि कोई वायरस समर में ज़्यादा केसेस रजिस्टर नहीं करता और कोई वायरस जो है वो विंटर में ज़्यादा केसेस रजिस्टर कर देता है। ये सीजनैलिटी होती है वायरसेस की। अभी हमें नहीं पता कि वायरस जो है क्या वो समर में कम केसेस करेगा और विंटर में ज़्यादा केसेस दिखाएगा। अगर ऐसा है तो हम कोरोना वायरस की सेकेंड वेव भी देख सकते हैं विंटर आने से पहले। दूसरा है वायरस की इम्यूनिटी। अभी हमें ये भी नहीं पता कि वो इंसान जो ऑलरेडी रिकवर हो गए हैं, उनमें ये रिकवरी, उनमें इम्यूनिटी कब तक रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल फ्लू की बात करें, फ्लू में ये जो इम्यूनिटी है ये 1 साल तक रहती है, क्योंकि फ्लू जो है कंटिन्यूस म्यूटेट करता है फ्लू का वायरस, जिसकी वजह से आपको हर साल जो है नई इम्यूनिटी जनरेट करनी पड़ती है। अब अगर ये वायरस फ्लू की तरह ही रहा तो ये 1 साल के बाद वो लोग जो ऑलरेडी रिकवर हो गए हैं उनमें फिर से देखा जाएगा। और अगर ये वायरस सार्स कोरोना वायरस 1 की तरह रहा तो ये इम्यूनिटी ज़्यादा टाइम तक चलेगी। अब जब ये पैंडेमिक ख़त्म होगा, चाहे 2021 के आखिर में या 2022 के शुरुआत में, फिर हमें किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन देखना पड़ेगा, और जहाँ पर हर एक कंट्री अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करेगी। ट्रमेंडस लेवल की अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों का कंजम्पशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगी। तो ये एक जो है पूरा का पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट जनरेट होगा हमारी इकोनॉमीज़ में, जिससे बाहर निकलने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए। दूसरा जो हम देखेंगे वो है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होंगी, साइकियाट्रिक केसेस होंगे। और ये एक बहुत ही ह्यूज चैलेंज होगा ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि हम इन केसेस से कैसे लड़ें। तो आई होप आपको ये स्लाइड्स अच्छी लगी होंगी। मे पीस बी ऑन ऑल ऑफ यू।